नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका LKSS अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी को जागरण सुधार काल नाम उन्होंने दिया है। ठीक है, और उनके अनुसार द्विवेदी की जो समय सीमा है वो है 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 ईस्वी तक के काल को उन्होंने जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी को नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग की समय सीमा 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी है। ठीक है, अब देखेंगे हम द्विवेदी युग के कवि। सबसे पहले हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो कि प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। इनका जन्म क्या है, जीवन काल कब से कब तक है? 1859 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक इनका क्या है, जीवन काल है। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में एक मौलिक काव्य लिखा जो कश्मीर सुषमा क्या है, कश्मीर सुषमा है। इसकी रचना उन्होंने सन 1904 ईस्वी में की है। ठीक है, कश्मीर सुषमा क्या है, उनकी मौलिक रचना है, मौलिक काव्य ये है और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1904 ईस्वी में। ठीक है, अब श्रीधर पाठक द्वारा जो अनुदित काव्य हैं, यानी जो रचनाएं किसी और के द्वारा अन्य भाषा में लिखी हुई है और उन्होंने उन रचनाओं का अनुवाद किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गडेरिये और दार्शनिक। गडेरिये और दार्शनिक क्या है, इनकी अनुदित रचना है। ये मूल रचना क्या थी? शेफर्ड एंड फिलोसफर। शेफर्ड एंड फिलोसफर ये मूल रचना थी और इसके रचनाकार थे ग्रे। ठीक है, जिसको क्या है, श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया और इसको गडेरिया और दार्शनिक नाम दिया। ठीक है, दूसरी है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी सन 1886 ईस्वी में इन्होंने इसका अनुवाद किया और ये मूल रूप से क्या थी ये रचना? हर्मिट थी, जिसके लेखक थे गोल्ड स्मिथ। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? हर्मिट के गोल्ड स्मिथ थे और हर्मिट का ही उन्होंने अनुवाद किया है एकांतवासी योगी नाम से सन 1886 ईस्वी में। ठीक है, और किस भाषा में अनुवाद किया? तो खड़ी बोली में इन्होंने एकांतवासी योगी लिखी है। ठीक है, आगे है उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम भी इन्होंने किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा है। और उजड़ ग्राम क्या थी? मूल रचना थी डेजर्टेड विलेज। ठीक है, जो कि गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित है। ठीक है, मूल रचना किसकी थी? गोल्ड स्मिथ की थी। डेजर्टेड विलेज का इन्होंने उजड़ ग्राम से अनुवाद किया और किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा में किया है। कब किया? 1889 ईस्वी में। आगे है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक जो मूल रचना थी ट्रैवलर इसका नाम था और ये भी गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित रचना है और इन्होंने श्रांत पथिक नाम से इसका अनुवाद किया और कब किया? सन 1902 ईस्वी में। और किस बोली में? तो खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया। आगे है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो कि कालिदास की रचना थी और ऋतु संहार ही जो कालिदास की संस्कृत में रचना है, उन्होंने ऋतु संहार नाम से ही इसका अनुवाद किया है। किसने? श्रीधर पाठक ने, और ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां हैं। खड़ी बोली में जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत। कौन कौन से? वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत क्या है इनकी
खड़ी बोली में मौलिक कृतियां हैं। मौलिक कृतियां क्या होती हैं? जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती हैं, ठीक है। एक तो अनुदित होती हैं, जो दूसरों की रचनाएं होती हैं, उनका अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता है। आगे है श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य। मौलिक काव्य जो ब्रज भाषा में उन्होंने ब्रज भाषा की जो उनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कश्मीर सुषमा है, 1904 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की, और मनोविनोद है जो 1882 ईस्वी में इन्होंने लिखी, ठीक है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। तो एकांतवासी योगी इन्होंने किस शैली में लिखी? लावनी या ख्याल शैली में इसकी रचना की है, ठीक है। और जो श्रांत पथिक है उसकी रचना उन्होंने रोला छंद में की है। श्रांत पथिक की रोला छंद में इन्होंने रचना की है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। प्रथम कविता कौन सी है श्रीधर पाठक की? गुणवंत हेमंत है और खड़ी बोली में है, ठीक है। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी। प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत, खड़ी बोली में रचित है गुणवंत हेमंत कविता, और पुस्तक कौन सी है? तो एकांतवासी योगी इनकी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है, ठीक है। ये है श्रीधर पाठक जी से संबंधित, ठीक है। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर द्विवेदी काल का नामकरण ही हुआ है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन काल है वो है सन 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। इनका जन्म रायबरेली में हुआ था और रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायबरेली में और दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, ठीक है। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि यह कथन किसका है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन किसका है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित और मौलिक लगभग कितने ग्रंथ हैं? 80 ग्रंथ हैं इनके, जो इनकी मौलिक रचनाएं भी हैं और अनुदित भी जो हैं, ठीक है। अब देखते हैं काव्य संग्रह हैं इनके, काव्य मंजूषा और सुमन। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जावली वृतम, ठीक है। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जावली वृतम इनके काव्य संग्रह हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने? कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। इससे प्रश्न बन सकता है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर, यहाँ से फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य हैं, तो उनके द्वारा जो अनुदित काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? विनय शतक भर्तृहरि है, बिहार वाटिका है, स्नेहमाला है, गंगा लहरी है और ऋतु तरंगिणी है, ठीक है। तो विनय शतक भर्तृहरि जो कि क्या है? भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद इन्होंने किया है, ठीक है। बिहार वाटिका का आधार ग्रंथ क्या है? जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद इन्होंने किया है बिहार वाटिका में। स्नेहमाला में क्या है? भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी में पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवया में अनुवाद है। और ऋतु तरंगिणी में क्या है? तो कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद इन्होंने ऋतु तरंगिणी में किया है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता स्वर्ग और नरक
ठिकाना नाही। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? स्वर्ग और नरक ठिकाना नाही है। ठीक है, स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं, ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता। ठीक है, तो ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे देखेंगे हम द्विवेदी काल के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ और 1947 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, तो आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? आधुनिक प्रश्न किस प्रकार से बनता है? आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। और हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है प्रिय प्रवास, दूसरा है पारिजात, तीसरा है वैदेही वनवास। जो प्रिय प्रवास है इसकी इस रचना उन्होंने कब की? तो सन 1914 ईस्वी में इसकी रचना की। और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास में उन्होंने क्या उसका विषय है? तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का उन्होंने प्रिय प्रवास में वर्णन किया है। आगे है पारिजात। पारिजात की रचना सन 1937 ईस्वी में इन्होंने की है और पारिजात में 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन उन्होंने किया है। अगला है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास की रचना सन 1941 ईस्वी में हरिऔध जी ने की है और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। ठीक है, तो वैदेही वनवास में क्या है कि राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। ठीक, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम था वो क्या था? ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का जो पहले नाम था, इस रचना का नाम क्या था? तो ब्रजांगना विलाप। ठीक है, ब्रज की जितनी भी क्या थी ये गोपियाँ थी वो क्या करती हैं? विलाप करती। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो ब्रजांगना विलाप। ठीक है, प्रिय के प्रवास में क्या करती है? ब्रजांगनाएं, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो क्या करते हैं? विलाप करते हैं। ठीक है, और इसका नाम बाद में क्या रख दिया गया? प्रिय प्रवास। ठीक है, यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। ठीक, अब देखेंगे हम हरिऔध जी के द्वारा कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ। ठीक है, सबसे पहले है कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में। दूसरा है रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में। तीसरा है प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी में। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में। प्रेमांबु प्रसरवण 1901 ईस्वी में। प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी में। चोखे चौपदे इसकी रचना कब? 1932 ईस्वी में। चुभते चौपदे 1924 ईस्वी। पद्म प्रसून 1925 ईस्वी। बोलचाल 1928 ईस्वी। रस कलश 1931 ईस्वी। फूल पत्ते 1935 ईस्वी। कल्पलता 1937 ईस्वी। ग्राम गीत 1938 ईस्वी। हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी और मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी। ठीक है, तो ये क्या है? हरिऔध जी के कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रसरवण, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई और मर्म स्पर्श इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश है जो वो क्या है? एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, हरिऔध जी द्वारा जो ब्रजभाषा में रचित रस कलश है वो क्या है? एक रीति ग्रंथ है। और इसकी रचना कब हुई थी? रस कलश की तो सन 1931 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, हरिऔध कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे और बोलचाल। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है?
मुहावरेदार भाषा में तीनों रचनाएं हुई हैं, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल। ठीक है, आगे है हरिऔध को कवि सम्राट क्या कहा जाता है? हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है और प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। तो हरिऔध जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? तो प्रिय प्रवास पर इन्हें क्या है, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। ठीक है, ये है हरिऔध जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे हम रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय, इनका जीवन काल है 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी। ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो हैं रामचरित चिंतामणि, जो कि प्रबंध काव्य है और इसकी स्थापना इसकी रचना 1920 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा है राष्ट्र भारती, तीसरी है देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी और सूक्ति मुक्तावली इनकी क्या है, प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।